हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि प्री बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाएगा। ये पेपर 100% गारंटी मेरे ये पेपर आने वाला है। इस पेपर को तैयार कर लो ताकि प्री बोर्ड में भी आप लोग 90 और 95% लाकर दिखा दो कि भाई हम प्री बोर्ड में भी हम कम लाने वाले नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि हर एक बच्चे का 90-95% आए। मेरे प्यारों, इस पेपर का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। पूरा सोल्यूशन देखकर जाना प्री बोर्ड परीक्षा में, और पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर करके आना। और ये पेपर मेरे प्यारों जो कितने नंबर का है? 70 नंबर का। देखो यहाँ पे कितने नंबर का है? 70 नंबर का यह पेपर है। और इसे हल करने के लिए आपके पास समय सेम उतना ही रहेगा जितना बोर्ड एग्जाम में आता है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और बोला यहाँ पे शुरू में कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट इस पेपर को, जो भी पेपर आपका है पूरा पेपर पढ़ लेना, और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। फिर बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। इसके बाद है कि खंड अ में जो है तथा खंड ब में 3 उपखंड है, क ख ग में विभाजित है। 3 उपखंड इसलिए होता है क्योंकि साइंस में मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायो भी आता है, इसलिए 3 उपखंड आते हैं, क ख ग। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से क्या है, भरना है। मतलब कि खंड अ में जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनका उत्तर आपको OMR शीट में देना होगा, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से उसे रंगना होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब अगर टोटल हम बात करें कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 20 नंबर के रहेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखो, अगला बोला है कि खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न कितने नंबर का है। इसके बाद है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। मतलब अगर उपखंड क आपने कर दिया, अगर उपखंड ख स्टार्ट करने वाले हो तो नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना है। ठीक है, इसके बाद है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो पेपर स्टार्ट यहां से होता है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें भी पहले आएगा पहले उपखंड क। 3 उपखंड पूछे जाएंगे। उपखंड क जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। किसके क्वेश्चन? फिजिक्स के पहले क्वेश्चन रहेंगे। देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के हिसाब से कितना नंबर दिया जाएगा? 20 नंबर। पहला प्रश्न बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आपतन कोण दिया हुआ है और अपवर्तन कोण भी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि जो किरण अपवर्तित हुई है कितना एंगल में अपवर्तित हुआ है? I-R से कि I+R से कि I×R से कि साइन I×sin R से? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी अगर किरण विचलित हो रही है, अगर पता करना है कि कितना एंगल में विचलित हुई है, तो आपतन कोण में से आप अपवर्तन कोण घटा दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना किरण आपकी विचलित हुई है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखो ताप अगर बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत प्रतिरोध भी किसी चालक का बढ़ेगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब अगर प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मालूम है कि 7 रंगों में वो क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अधिकतम, सबसे अधिक जो है बैगनी रंग का होता है। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे कम, तो सबसे कम मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है। लाल रंग का जो है सबसे कम होता है, और सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। चलो आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या तो आपको दिया है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। मतलब आर बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण है तो इसलिए वक्रता त्रिज्या आपको माइनस में रहेगा। फोकस दूरी पूछा है एफ, तो एफ बराबर फार्मूला होता है आर बटे के 2। क्या होता है? आर बटे के 2। आर का वैल्यू आपको दिया है कितना? माइनस के 20, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। जब इसे कटाओगे तो एफ बराबर आ जाएगा 2 दूनी के 2 दहा में 20, 10 बार कटेगा तो माइनस के 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों। और माइनस के 10 सेंटीमीटर का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, आराम से करके चले आओगे पूरा 70 में 70। वही अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5वां, देखो प्रश्न नंबर 5वां जो मेरे प्यार बच्चों क्या है? प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न यह है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा याद रखना मेरे प्यार बच्चों, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम होता है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत मेरे प्यार बच्चों, इसको एकदम सटीक आंसर दे के आना। 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। आगे अगर हम बढ़े प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी तार की लंबाई जो है अगर उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितना गुना प्रारंभिक लंबाई करेंगे उतना गुना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न नंबर 7वां है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है। मतलब अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो कितना दूर तक देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? अनंत दूरी तक। क्योंकि आप चंद्रमा को देख लेते हो, आप सूर्य को भी देख लेते हो। तो भाई अब चंद्रमा और सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? अनंत दूरी है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन। आगे देखो उपखंड क। अब उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख मेरे प्यारे बच्चों इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे? तो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 9 से, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 कर रहा हूं 8 से। प्रश्न नंबर 7 तो यहाँ खत्म हो गया। 8 कह रहा है कि एंटी मनी है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है एंटी मनी। देखो एंटी मनी जो होता है मेरे प्यारे उपधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? उपधातु होता है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस एकदम याद रखना, भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। आगे अगर हम बात करें 9 प्रश्न हो गया ना। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चों जिसका रेशियो 1:2 बनेगा वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक से आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छांट सकते हो। तो 1:2 मेरे प्यारे बच्चों इसका बन रहा है, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, मतलब C2H4। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ए। 12वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेरे प्यारे बच्चों एथेनोइक अम्ल होता है। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। बात करें प्रश्न नंबर 13, तो एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होगा। क्या होगा? MO। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उपखंड ग। अब उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। किसके? बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। 3 उपखंड आएगा ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। अब प्रश्न नंबर 14 स्टार्ट होगा यहाँ से। क्या है कि वृक्कों का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। वृक्कों का कार्य क्या होता है? वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। आपको भी मालूम है वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी कार्य जो होता है उत्सर्जन का काम करता है। जैसे टॉयलेट जो होता है बाहर निकलता है तो उत्सर्जन ही तो है, गंदगी को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों तो बायोफिल्म में।
कहाँ ब्रायोफिल्म में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। ये प्रश्न तो सिंपल है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही आगे बात हम करें 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु अगर आपस में जुड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके कारण जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़े होते हैं, और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। क्या पे होता है? हाइड्रा में। और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 का ए। आगे देखेंगे 19वां प्रश्न जो है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल आनुवंशिक जो नियम दिया था वो किस पौधे पे दिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे उद्यान मटर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस पे? उद्यान मटर। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग जो मेरे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 20 का सी वाला ऑप्शन। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों खंड ब स्टार्ट होता है, और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, और वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे। उसमें भी सबसे पहले उपखंड क आएगा। क्या आएगा? उपखंड क आएगा। चलिए उसको देते हैं। उपखंड क का मतलब इसमें पहले फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। किसके? फिजिक्स के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न स्टार्ट यहाँ से होता है। पहला प्रश्न क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको दिया है अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए। तो वस्तु की दूरी मतलब यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दर्पण का फोकस दूरी भी दिया है। फोकस दूरी मतलब एफ, एफ का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, और एफ भी आपका माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। तो माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब वी का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसके बाद प्रकृति मतलब एम का वैल्यू बताइए। ये दो चीज पूछा हुआ है मेरे प्यारों। जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लगाना है यहाँ पे दर्पण सूत्र। क्या लगाना है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। दर्पण सूत्र क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/f, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। यह होता है आपका दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र जब मालूम चल गया, बस वैल्यू रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/f, f का वैल्यू तो आपको दिया ही है, -30 दिया हुआ है, बराबर 1/v, v का वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है तो v को हम v लिखेंगे, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -15 दिया हुआ है। अब इसे हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा ऊपर 1/-30 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/v, और माइनस को गुणा जब प्लस में होगा तो -1/15, 1/15। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 1/-30 इधर रहने दो, यह -1/15 इधर आएगा तो +1/15 हो जाएगा, +1/15। अब बराबर इधर बच गया आपका 1/v बच गया। अब करने क्या जरूरत है कि एलसीएम लीजिए। तो 30 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 से 30 कैंसिल, 30 से 30 भाग दोगे तो एक बार, एक को गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, लेकिन कैसा? माइनस, ये वाला माइनस लगेगा ना, प्लस 15 दूनी के 30 और 2 को गुणा एक में करोगे तो 2 बराबर 1/v। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों -1 + 2 मतलब 1 बचेगा, 1/30 बराबर 1/v। हमें v चाहिए तो v को ऊपर भेज दो, तो यहाँ 30 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब v बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना गया? 30 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 30 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन हमें तो v का वैल्यू मालूम चल गया, लेकिन m का वैल्यू चाहिए, आवर्धन। m कहता है मेरे प्यारे बच्चों, m बराबर होता है -v/u। m जो है आवर्धन होता है, तो m बराबर माइनस, माइनस तो फार्मूला में तो माइनस लगा दो, v का वैल्यू 30 है तो 30 लिख दो,
और बटे यू का वैल्यू माइनस के 15 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 15 दूनी के 30, तो m बराबर क्या आ गया 2। अब m बराबर 2 और m आपका प्लस में है, तो प्लस में मेरे प्यारे बच्चों तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक है, और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। बात खत्म। लो भाई हो गया, ये प्रश्न पूरा डिटेल में हमने सॉल्व कर दिया समझाकर आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है? 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे डालोगे, देखो दूसरा का उत्तर हमने सबसे पहले हेडिंग डाला है बायो सेवर्ट का नियम, ये आपकी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी। इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करती है? पहला यह है कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो B जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। इसके बाद चालक खंड में जो प्रवाही धारा I के वो अनुक्रमानुपाती होता है। देखो B जो है वो डेल्टा एल के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो B जो है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? लास्ट है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो B जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। यही 4 बातों पर निर्भर करता है। 4 बातें अगर आप लिख देते हो तो बायो सेवर्ट का नियम हो गया समाहित। यहाँ पे चित्र बनाने के लिए भी बोलता है, तो ये आप चित्र बना लेना। यहाँ पे बायो सेवर्ट का ये चित्र है। फिगर नहीं बनाओगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न 4 नंबर का पूरा हमने क्लियर करा दिया। आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। चलो इसको लगाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले कि जो जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। जैसे 20 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर बराबर आपको दिया है कितना? 20 ओम। तो जो जो चीज दिया है पहले आप उसको लिख लो 20 ओम। इसके बाद बोला है कि 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। धारा का मतलब आई, धारा को आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर हमने धारा लिख लिया। इसके बाद 30 सेकंड में, मतलब टी समय जो है वो आपको 30 सेकंड दिया हुआ है, तो समय को हमने लिख लिया 30 सेकंड, ठीक है। ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा मतलब एच का वैल्यू पूछा है, किसका? एच बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मेरे प्यार बच्चों एच का फॉर्मूला ऐसा बताओ कि जो तीनों आ जाए। तो एक फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? ऊष्मा निकाल लेंगे। तो H बराबर आई स्क्वायर, आई हमारे पास कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 गुणे 5 लिख दो इसको, इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है? 20 ओम, और टी का वैल्यू कितना है? 30 सेकेंड। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 है 25, 25 गुना के 50, ठीक है, और 50 तिहाई 15, मतलब 1500 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 और एक जीरो और बढ़ा लो, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो H बराबर 15,000 ऊष्मा जो है वो परिकलित होगी। बात खत्म। यहां से आपको पूरा का पूरा 4 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा, 1 नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पे 4। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध अगर R1 R2 R3 परस्पर अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करने के लिए दिया है कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो 6 नंबर के लिए यहाँ पे दिया तुल्य प्रतिरोध स्थापित करने के लिए। अगर ये प्रश्न नहीं करते हो तो प्रश्न अथवा करके और दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगाने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। मैं आपको ये चौथा का पहला बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है और इसमें 6 नंबर का सवाल है। पूरा डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों लिखना, 6 नंबर आपको मिलने वाला है। देखो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है वो देखो, कि वह संयोजन जिनमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु X से जोड़ देते हैं
तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु Y से जोड़ देते हैं। देखो ये 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, इसके पहले सिरे को देखो, ये पहला सिरा है जो कि X से जोड़ दिया है और इसके लास्ट सिरे को Y से जोड़ दिया है। तो वही चीज बोला है, दूसरे सिरे को Y से जोड़ देते हैं। और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक और प्रतिरोध रहेगा तो फिर उसी तरह इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध के पहले सिरे को X से जोड़ दिया, प्रतिरोध के लास्ट वाले सिरे को Y से जोड़ दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद ये वाला चित्र बनना, चित्र बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग डाल लेना नीचे। फिर लिखना कि माना 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा। ठीक है, अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो विभवांतर होगा वो तीनों में क्या होगा, समान होगा, जबकि इन पर विद्युत धाराएं I1 I2 I3 होगी। लेकिन इतना याद रखना, विद्युत धारा जो होगा तीनों में अलग होगा। इसमें I1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका I2 और इसमें आपका I3 होगा। अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर तो समान होगा लेकिन धारा तीनों में अलग अलग होगी, वही चीज में लिखा हूं। इसके बाद देखो अब हम लगाएंगे ओम का नियम। अब पहले में ओम का, देखो इतना में ओम का नियम लगाएंगे, फिर इतना में ओम का नियम लगाएंगे, फिर इस वाले में ओम का नियम लगाएंगे। तो पहला में तो I बराबर V अपान के R1, ये ओम का नियम लग गया। दूसरा में लगाएंगे तो I2 बराबर V अपान के R2, फिर तीसरा में लगाएंगे तो I3 बराबर V अपान के R3, ये ओम का नियम ही तो है। ठीक है, तीनों में ओम का नियम लगा दिया। इसके बाद लिखेंगे कि माना X और Y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है। मतलब अब यहाँ पे तीनों धारा I1 I2 I3 है, लेकिन मैं तीनों को I सिर्फ टोटल I धारा मान लेता हूं। ठीक है, अगर टोटल आपने I धारा मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो I होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। अगर टोटल धारा को हमने I मान लिया तो I जो होगा I1 प्लस I2 I3 के तीनों को मिलाकर बराबर होगा, क्योंकि टोटल धारा को हमने I मान लिया। फिर लिखेंगे मान रखने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान के R1 प्लस V अपान के R2 प्लस V अपान के R3। होगा कि नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो I बराबर, देखो I बराबर I1 का वैल्यू हमने V अपान के R1 लिख दिया पीछे से। देखो I1 की जगह हमने V अपान के R2 लिख दिया, I2 की जगह मैंने ये वाला वैल्यू रख दिया, I3 की जगह हमने ये वाला वैल्यू रख दिया। वही चीज तो है। देखो यहाँ पे तीनों का वैल्यू हमने रखा, तो यह वाला चीज आपको मालूम चल गया। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। माना X और Y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। अब प्रतिरोध को R हमने मान लिया, तो I बराबर V अपान के R हो जाएगा। इसे समीकरण दूसरा मान लो। अब देखो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा की तुलना करने पे, आप देखो तुलना करने पे क्या होगा, ये जो I है, I की जगह हमने V अपान के R रख दिया, इस I की जगह हमने V अपान के R रख दिया। देखो रख दिया, बाकी तीनों चीज जो है डिट्टो हमने उतार दिया इस तरह। इसके बाद V अपान के R, अब इन तीनों में V कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया तो यहाँ पे V कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, ये भी V कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ V कॉमन ले तो 1। ठीक है, अब देखो ये V से ये वाला V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 बटे R बराबर इधर बच गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 अपान R3। बात खत्म। यही तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित हो गया। जब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र यही होता है। बस अब ये 6 नंबर के लिए है, 6 मार्क्स के लिए, तो नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 6 मार्क्स एकदम बिल्कुल आप लोगों को क्लियर मिल जाएगा, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब उपखंड यहाँ पे ख स्टार्ट हो गया, उपखंड ख, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 प्रश्न है 4 नंबर के लिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलो देखो पहला वाला लिखते हैं। पहला वाला मेरे प्यारे बच्चों है कि अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और क्या बनाते हैं। देखो सोडियम सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों है, सोडियम सल्फेट को हम लोग लिखेंगे NaSO4, ये आपका सोडियम सल्फेट है, बीच में प्लस है, आप बीच में प्लस लगाओगे। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट।
और प्लस यहाँ पे खाली स्थान है, और क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बच गया क्या है, यहाँ से Na बच गया और यहाँ से Cl बच गया, मतलब NaCl, मतलब यहाँ पे हो जाएगा NaCl। संतुलित करना है तो इसके आगे सिर्फ 2 आप लगा दो, ये पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो गया, बात खत्म। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, मरकरी होता है Hg, ऑक्साइड है तो O लगा दो, तो HgO। संतुलित करना है, यहाँ पे 2 लगा दो, मैं डायरेक्ट संतुलित करता हुआ रिएक्शन लिख रहा हूँ। और कह रहा है कि ऊष्मा परिकलित किया जाता है, अगर हम लोग ऊष्मा का मतलब अगर इसको मैं हीट करूं, ठीक है, तो अगर हीट करूंगा तो क्या होगा, मरकरी बनेगा, मरकरी का मतलब Hg, क्या बनेगा, Hg बनेगा, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, और प्लस, और क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो और क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो और बचा क्या, ओ बचा, ऑक्सीजन बनेगा, और क्या, O2 बनेगा, बात खत्म। ये भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा देखो क्या दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों Zn होता है, Zn मतलब जिंक, और प्लस क्या दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब कि ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है। और क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बचाएगा H2, तो यहाँ जो खाली स्थान है वहां पे हाइड्रोजन भर जाएगा। संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, संतुलित ऑलरेडी है। इसके बाद चौथा देखो लास्ट क्या है, कह रहा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लोहा, लोहा मतलब Fe, तो आयरन को हमने Fe लिख लिया। और इसके बाद क्या दिया हुआ, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट मिलकर बोला है कि क्या बनाएगा, यहाँ खाली स्थान क्या बनाएगा, तो देखो यहाँ पे Fe, यहाँ से SO4 मतलब आयरन सल्फेट बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, और प्लस कॉपर यहाँ पे दिया है, कॉपर मतलब Cu। संतुलित की अगर बात करें तो ऑलरेडी संतुलित है, तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, FeSO4। चारों हमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है, चारों हमने बता दिया, नोट कर लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूड़ कहते हैं। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखे, क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, चलो देखते हैं इसका आंसर। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर, देखो उत्तर हमने क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे, कि विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है रासायनिक नाम। और बोला है कि विरंजक चूड़ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है। जब विरंजक चूड़ को वायु में उद्रासित किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने गुणों में विकृति पाता है, और वायु में उपस्थित किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करता है, और इस कारण वो किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है रिएक्शन करने के बाद, और विरंजक चूड़ के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उपयोग भी पूछा था, तो पहला देखो, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। पूरा जो भी प्रश्न बोला था हमने पूरा का पूरा आंसर दे दिया, और यहाँ पे 4 में 4 नंबर हम लोगों को मिलेगा, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। देखिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है। 7वां है कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, और अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन करो, ठीक है। यह प्रश्न कितने नंबर के लिए, 6 नंबर का है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर 7वें का, ठीक है। देखो 7वें का है, यहाँ पे हमने लिखा है उत्तर नंबर 7वां, और यहाँ पे लिखा है कि अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, या हेडिंग डालोगे अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, फिर लिखना प्रारंभ करोगे कि अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, और निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है, और इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सांद्रण कहते हैं। पूरा बता दिया। एक विधि भी पूछा था, एक विधि चलो हम बता देते हैं, फैन प्लावन विधि बता देते हैं। फ्लैन प्लावन विधि देखो कैसे प्रयोग होता है, लिखेंगे कि इस विधि में क्या होता है कि बारीक पीसे हुए अयस्क को हम जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है, और खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण युक्त तेल के झाग या
फेन बन जाते हैं जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जाता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा आंसर बता दिया, सातवें का नोट कर लो और उत्तर लिख के चले आना। देखो सातवां में दो चीज, अगर सातवां वाला में ये नहीं कर पाते हो, सातवां में अगर ये नहीं करते हो तो अथवा करके एक और दिया हुआ है ऑप्शन में आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए 6 नंबर के लिए। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन प्रश्न इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मुझे बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको। चलो इसको नोट करो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे प्रश्न आना ही बनेगा कि कभी किसी कीमत पे बनेगा। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने एक लिया है कि जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। देखो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ये देखो मैग्नीशियम है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दो पदार्थ हैं। अब ये दो पदार्थ आपस में जुड़कर और यहाँ पे बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे बना दिया हाइड्रोजन। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक अलग पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे मेरे प्यार बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया इनमें हुई है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखोगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यार बच्चों निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहला जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो होता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। पहला क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, या उसे आप संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हो। लिखोगे कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु जुड़कर सिर्फ एक ही पदार्थ के अणु बनाएंगे तब समझो कि यह संयोजन अभिक्रिया हुआ है। जैसे देखो सोडियम जो धातु है वो क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो मैं एग्जांपल भी लिखा हूं, ये आपका क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ये आपका है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना रहा है। देखो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। चलो दूसरा जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना वो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। जैसे वियोजन अभिक्रिया में लिखोगे कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है और यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। और वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि एक पदार्थ, सिर्फ एक पदार्थ टूटकर कई अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो जाए, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो ऊष्मा द्वारा होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दोगे तभी वो अलग कणों में टूटेगा, या प्रकाश की ऊर्जा से या तो विद्युत की ऊर्जा से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती है। बोला है कि यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है ऊष्मीय वियोजन। लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखो जिसमें पहला है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? वियोजित होता है। देखो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोरेट है और यह देखो उष्मा देने पर किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। लिखोगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, इसमें क्या होता है कि गलित सोडियम क्लोराइड जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। जैसे देखो ये सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया तो यह सोडियम में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया, बस हो गया। तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लोहा कापर सल्फेट विलयन में कापर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है,
फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आयरन है और कॉपर सल्फेट, तो इसमें जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को इधर साइड में कर दिया और लोहा सल्फेट के साथ मिलकर यहाँ पे फेरस सल्फेट बना लिया, बस बात खत्म। चलो चौथा जो है मेरे प्यारों जो है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो यह बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे समझो, जैसे ये आपका बेरियम क्लोराइड है और यहाँ सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ Ba जो है वो प्लस में होता है और सोडियम SO4 जो है माइनस में, तो दो अलग अलग आयन एक प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना दिया। क्लोरीन इधर माइनस में होता है और Na इधर प्लस में होता है, तो इधर से Na और क्लोरीन मिलकर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना दिया। बस आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म, कंप्लीट यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सातवां का हमने दोनों बता दिया, दोनों में से एक ही करना था, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। इसके बाद उपखंड ग स्टार्ट होता है। उपखंड ग में प्रश्न नंबर 8वां बायो का प्रश्न है कि अमाशय किसे कहते हैं और उसके 3 प्रमुख कार्य लिखे। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं उसको। तो हम लोग लिखेंगे 8वां का उत्तर कि अमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है। मशक के समान रचना है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। इसकी लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय कार्य जो होता है भोजन का संग्रह करना, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना, भोजन का पाचन करना। उसी में नीचे लिखोगे कि अमाशय का मुख्य कार्य भोजन का पाचन है और अमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को सफाया करता है और अमाशय के पाचक रस में स्थित जो एंजाइम होता है वो भोजन में स्थित प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है और अमाशय का पाचन रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर क्या करता है, सड़ने से रोकता है। बात खत्म, पूरा का पूरा डिटेल में हमने आपको समझा दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखो कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं। देखो कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि तो आपका यांत्रिक, जिसे हम भौतिक अवरोधक कहते हैं। दूसरा विधि होता है रासायनिक विधि। तीसरा विधि होता है शल्य चिकित्सक विधि और चौथा है अंतरा गर्भाशय गर्भनिरोधक यंत्र या इसी को हम लोग उपकरण IUD कहते हैं। अब अलग अलग हम देखेंगे। पहला जो था मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लेना, यांत्रिक या भौतिक अवरोध। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए अनुरोध का उपयोग करते हैं। और पहला उसमें लिखना है कि मादाएं डायाफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में प्रवेश करने को रोकने के लिए वो करती हैं। ठीक है। और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है कि औरतें 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं। पहला मुख गोलियां, ये गोलियां हार्मोन्स युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग जिसे अंड या डिंब के मोचन को रोकती हैं। उदाहरण माला डी सहेली। और दूसरा होता है योनि गोलियां, और इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसके बाद तीसरा आता है शल्य चिकित्सा विधि जिसे हम वेक्सेटाइम, जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि शुक्रवाहिकों के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना वेक्सेटाइम कहलाता है। और शुक्रवाहिका वे नलिका होती है जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक लेकर जाती हैं। और दूसरा होता है टूबेक्सेटाइम, जिसे हम लोग महिला नसबंदी कहते हैं, टूबेक्सेटाइम। ठीक है। लिखेंगे कि डिंब वाहिनी नलिकाओं के एक भाग को काटकर अलग कर देना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और यह प्रक्रिया अंड डिंब को आगे डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। और चौथा मेरे प्यारे बच्चा होता है अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र। लिखेंगे यह जो कॉपर आयनों के स्रोत होते हैं जो मादा महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचित अंड या ब्लास्टोला को गर्भाशय में स्थापित होने से क्या होता है, रोकते हैं। तो 4 था
गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां, चारों को हमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि स्व परागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा अनेक लाभ हानि लिखिए। कि स्व परागण के लिए जो अनुकूल है उनके लिए लाभ और हानि बताइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। चलो लिखेंगे 10वें का उत्तर। देखो यहाँ पे हमने लिखा है 10वें का उत्तर लिखेंगे, स्व परागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। स्व परागण के लाभ, देखो यहाँ स्व परागण के लाभ लिखोगे। स्व परागण से निम्नलिखित लाभ है कौन कौन से। देखो पहला लाभ तो यह है कि पुष्पों में स्व परागण एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। दूसरा यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा है कि स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा उपयोग होती है। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। और पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों जो लाभ है वह स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यही रहते हैं। अब तो ये तो लाभ थे, अब हानियां देखना पड़ेगा। देखो स्व परागण से हानियां क्या है, तो स्व परागण से निम्नलिखित हानियां होती हैं कौन कौन। पहला हानि तो यह है कि स्व परागण से उत्पन्न बीज जो है उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि स्व परागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता कम होती है। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों की स्व परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। और चौथा है कि स्व परागण से उत्पन्न जो बीज की संख्या में कम, भार में हल्के तथा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पांचवा है कि ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। छठा है कि स्व परागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो ये भी प्रश्न हो गया। अभी 11वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न नहीं करते हो तो अथवा करके दिया है कि यकृत के कार्यों का उल्लेख करो। मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, यकृत के कार्यों का उल्लेख, ठीक है, कि यकृत के क्या कार्य हैं। तो देखो 11वां का अथवा यकृत के कार्य हेडिंग डालोगे और लिखोगे पॉइंट बनाकर। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि यकृत रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और साथ ही फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का भी क्या करता है, वो निर्माण करता है। दूसरा यह है कि यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तीसरा है कि यकृत आरबीसी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। चौथा है कि यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। पांचवा है कि इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। छठा है कि यकृत का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का होता है। सातवां पॉइंट है कि यकृत आमाशयिक रस के हम लोग को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। आठवां है कि यकृत द्वारा निर्मित पीत रस वसा का पायसीकरण करता है। 9 है कि यकृत शरीर के संचरण का एक रुधिर संचालित करता है। 10वां कि यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में उसको क्या कर लेता है, संग्रहित हो जाता है। इसके बाद 11वां मेरे प्यारे बच्चों है कि यकृत अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलने का काम करता है। 12वां कि विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं और निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करता है। और वही लास्ट की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं एवं प्रोटीन का वो निर्माण यकृत में ही होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर हो गया समाप्त। पूरा का पूरा पेपर हमने, या प्री बोर्ड वाला पेपर हमने समाप्त कर दिया। अगर ये पेपर तैयार है तो समझ लो कि आप 70 में 70 नंबर के लिए बिल्कुल तैयार हो प्री बोर्ड के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।